आशंका सिर्फ और सिर्फ यही है कि तकनीकी खामी थी जिसकी वजह से। और सुप्रिया सुले ने इस वक्त पोस्ट किया है और उस पोस्ट को मैं आपको बता देती हूं। वो सिर्फ एक ही चीज लिखती है, डेवस्टेटेड। एक ही शब्द उन्होंने लिखा है। सुप्रिया सुले ने 10:34 पर ये एक पोस्ट किया है और उस पोस्ट में लिखा है डेवस्टेटेड। एक बहन अपने भाई के निधन की खबर पर पहला रिएक्शन क्या दे सकती है, जरा आप सोचिए। बस वही वो रिएक्शन है। सुप्रिया सुले ने और कुछ भी ना वो मीडिया के सामने आई हैं, ना उन्होंने किसी तरह का कोई बयान जारी किया है, लेकिन हाँ उन्होंने एक पोस्ट जरूर किया है और वो पोस्ट ये लिखता है डेवस्टेटेड, जिसका मतलब ये होता है कि वो पूरी तरह से सदमे में है। वो हिल गई है, शॉक्ड है इस खबर के बाद। प्लेन क्रैश में कोई नहीं बचा है, प्लेन के परखच्चे उड़ गए। इधर उधर सिर्फ और सिर्फ आपको बॉडीज के टुकड़े नजर आ रहे हैं। मुझे ये कहने में भी मेरी जीभ लड़खड़ा रही है, लेकिन चश्मदीद ये बताते हैं कि जब एम्बुलेंस वहां पर पहुंची तो एक शब्द जरूर जो है वो गाड़ी में डाला गया है। और जैसा मैं आपको बता रही थी, ये वो खबर है। एक बहन को जब ये खबर मिली कि उनके भाई का निधन हो गया है, प्लेन क्रैश में उनका निधन हो गया है, अजीत दादा पवार की मौत की खबर पर सुप्रिया सुले का पहला रिएक्शन ये आपके सामने है, जहां वो लिख रही है डेवस्टेटेड, यानी पूरी तरह से सदमे में है और कुछ सूझ नहीं रहा है। वो नम है, यानी वो किसी तरह का कोई बयान भी नहीं देना चाह रही हैं। कोई मीडिया से उन्होंने अभी राब्ता कायम नहीं किया है, लेकिन अपने ही इंस्टाग्राम पर, अपने ही व्हाट्सएप पर उन्होंने डेवस्टेटेड लिखा हुआ है। अजीत दादा पवार आज बारामती में 3 से 4 सभाएं करने वाले थे, क्योंकि यहां लोकल बॉडीज के इलेक्शन होने वाले हैं। वो अपनी पार्टी को विस्तार देना चाह रहे थे, वो अपनी पार्टी में ऊर्जा भरना चाह रहे थे। और ये देखिए, ये आपको मैप के जरिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सुबह 8:10 पर ये प्लेन उड़ता है बारामती में, उसे यानी दूसरे छोर पर महाराष्ट्र के, वहां उसे लैंड करना होता है, लेकिन उससे पहले ही विमान क्रैश हो जाता है। अजीत पवार के बारे में कहा जाता है, और हमारे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जुड़ गए हैं। पहले उनसे बात कर लेते हैं और फिर मैं बताऊंगी कि अजीत दादा पवार के लिए पत्रकारों में एक जो बातचीत होती है, पत्रकारों के बीच में जो उनकी इमेज है वो क्या थी। विंग कमांडर बख्शी, एक बुरी खबर है, लेकिन अगर हम ये समझना चाहें कि आखिर हुआ क्या होगा। प्लेन 8:10 पर टेक ऑफ करता है और जैसे ही लैंडिंग का समय आता है वो नीचे गिरता है, आग लगती है, 3-4 ब्लास्ट सुनाई पड़ते हैं और सब स्वाहा। थैंक यू रूबिका, ये बहुत ही दुखद खबर है। इसमें हमारी पूरी संवेदना है, हम पूरा कंडोलेंसेस उनके परिवार को देते हैं, उनके सहकर्मियों को देते हैं। पर रूबिका, ये बात बता दूं मैं आपको जी, कि जब प्लेन क्रैश होता है तो उसके कई कारण होते हैं। एक कोई बता नहीं सकता इस समय, मैं आपको ये पक्के कॉन्फिडेंस से बताता हूं, इवन भगवान नहीं बता सकते इस समय क्या हुआ। इस समय इसकी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होगी, क्योंकि ये लैंडिंग के टाइम एक्सीडेंट हुआ है। अब लैंडिंग के टाइम एक्सीडेंट के कई रीजन हो सकते हैं। क्या अब किसी ने कह दिया तकनीकी खराबी है, क्या तकनीकी खराबी है, कैसे पता चला? अभी तो ब्लैक बॉक्स ही नहीं मिला है, जब वो मिलेगा फिर पता चलेगा क्या तकनीक है। क्या उन्होंने... बस एक सेकंड आपको रोक रही हूँ। ये तस्वीरें आप देखिए, शरद पवार के घर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां से उनका काफिला निकल रहा है। शरद पवार का काफिला निकल रहा है, कुछ ही देर की ये तस्वीरें हैं, लेकिन हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या उस गाड़ी में शरद पवार मौजूद थे। जी हाँ, वो जो ब्लैक रंग की गाड़ी है उसमें शरद पवार मौजूद थे और वो बारामती के लिए निकल चुके हैं। ये जानकारी आपको देना चाह रही थी। विंग कमांडर प्लीज कैरी ऑन। सर, वो ये बता रहे हैं कि ये जो एयरक्राफ्ट है वो लियरजेट 45 था। बिल्कुल, बम्बार्डियर ग्रुप का बनाया हुआ जहाज है लियरजेट 45। बम्बार्डियर ग्रुप बेसिकली कनाडा में बेस्ड है, बट उसके और भी कई जगह हैं। अब ये 9 सीटर एयरक्राफ्ट है, ट्विन इंजन है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, 50,000 फीट तक उसका
क्षमता है जाने की, और 810 तक क्रूज किलोमीटर पर आवर की क्रूजिंग स्पीड है। इसका बड़ा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और दुनिया का सबसे माना हुआ, अगर किसी के मुंह पे आता है एग्जीक्यूटिव जेट क्या है, कौन है, सब लियर जेट बोलते हैं। तो इसमें दो राय नहीं है, यह बहुत उम्दा और अच्छा जहाज है, वेल प्रूवन। पर कई जगह कई बार जो कुछ खामियां पैदा होती हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंजन को डेवलप कर गया, कोई इसके अंदर बैटल फटीग आ गई, कोई इसमें और कुछ चीज हो गई, वो भी होगा। अभी जब ब्लैक बॉक्स मिलेगा फिर आपको पता चलेगा कि लैंडिंग के दौरान क्या सडन लॉस ऑफ थ्रस्ट हो गया, जैसे कि आपका अहमदाबाद वाली बात हुई थी कि सडन लॉस ऑफ थ्रस्ट हो गया, एयरक्राफ्ट नीचे चला गया। अब कैसे हो गया ये देखना होगा, या इसके इंजन फ्लेम आउट हो गया, या फायर लग गई, या कंट्रोल में जैम आ गया, या बर्ड हिट हो गई, अभी पता नहीं चला है। अब वहां बर्ड एक्टिविटीज की बात पक्की करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है रूबिका, ये जो ग्राउंड विटनेस होते हैं ये कई बार बहुत मिसलीड करते हैं, क्योंकि गांव वाले होते हैं, एक्साइटमेंट में ऐसी चीजें बताने लग जाते हैं जो नहीं हुई है। आसमान में धमाका सुन आवाज सुनी, फिर जहाज क्रैश हुआ। अब वो कोई सुनेगा तो कहेगा ओहो एक्सप्लोजन हो गया। ये बात नहीं होती, उनको तो उतना लिमिटेड उनको उन पे डिपेंड करना चाहिए। Absolutely. लेकिन विंग कमांडर, यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि प्लेन नीचे आया और उसके बाद वो जाने लगे प्लेन की तरफ, तभी अचानक उसने आग पकड़ ली और फिर एक के बाद एक ब्लास्ट हुए, ऐसा नहीं, नीचे तो आया लैंडिंग के लिए, तो नीचे आएगा। नीचे आने के टाइम ही वो क्रैश हुआ है। अब वो राउंड ऑफ के टाइम पे टचडाउन से पहले क्रैश हुआ है, या टचडाउन के बाद क्रैश हुआ है, या एयरफील्ड में आया ही नहीं था, उससे पहले अप्रोच में क्रैश हुआ है, ये तो सब हमको पता चलना चाहिए। ये इंफॉर्मेशन आई नहीं है। ओके, विंग कमांडर हमारे साथ, विंग कमांडर हमारे साथ यहाँ पर हमारे रिपोर्टर भी जुड़ चुके हैं जो बारामती के लिए रुक कर रहे हैं। मैं उनका भी रुक करूंगी, और अनंत विजय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनंत जी, बीच में आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही थी, तो पहले मैं आपके पास आती हूँ और उसके बाद मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं रुक करूंगी। रूबिका जी, देखिए, अजीत दादा पवार की मृत्यु से महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा शून्य उत्पन्न हुआ है। और जैसे मैं अभी आपको सुन रहा था, अपने विस्तार से महाराष्ट्र की राजनीति और पारिवारिक राजनीति के बारे में बताया कि किस प्रकार से अजीत पवार और शरद पवार अलग हुए, फिर दोनों अभी जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, पुणे और गढ़चिरौली दोनों, पिंपरी चिंचवड दोनों के उसमें जो नगर पालिका या नगर निगम जो कहते हैं उसको, दोनों पार्टियां साथ आई और अब ये लगने लगा था कि भाई बहन मिलकर शरद पवार की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर हम देखें कि अजित पवार का एनडीए में कितना महत्व है, तो वो मुझे लगता है कि उस लिहाज से भी हमें विचार करना चाहिए कि अभी केंद्र में जो सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है, उन्होंने भी, अगर आप अमित शाह के ट्वीट को देखिए या प्रधानमंत्री के एक्स पर पोस्ट को देखिए, तो सबने उनको एक एनडीए का महत्वपूर्ण नेता बताया है। और जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से शरद पवार जी को चुनौती देकर अजित पवार ने बारामती और पूरे इलाके में अपना दबदबा कायम किया था, तो लोग ऐसा है मानने लगे थे महाराष्ट्र में कि अजित दादा पवार ही शरद पवार के उत्तराधिकारी हैं। और इस तरह की चर्चा भी चलने लगी थी कि अब परिवार एक हो जाएगा और सुप्रिया सुले दिल्ली की राजनीति संभालेंगी और अजीत पवार जी महाराष्ट्र की राजनीति संभाल रहे हैं। लेकिन अजीत पवार जी में एक बहुत दुर्लभ गुण था सर, उनको, वो एक ऐसे मंत्री थे महाराष्ट्र के जिन्होंने कई मुख्यमंत्रियों के साथ के मंत्रिमंडल में रहे, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो। 13 साल में 5 मर्तबा डिप्टी सीएम रहे, मतलब पृथ्वीराज चौहान के साथ, देवेंद्र फडणवीस के साथ, फिर दोबारा पृथ्वीराज चौहान के साथ, उसके बाद दोबारा उद्धव, मतलब फिर उद्धव ठाकरे के साथ और फिर देवेंद्र फडणवीस के साथ। 13 साल में 5 मर्तबा। वो कहा भी जाता है, महाराष्ट्र की राजनीति में कहा जाता था कि मुख्यमंत्री कोई हो, उप मुख्यमंत्री तो अजीत दादा पवार ही होंगे। और पुणे और बारामती के इलाके में उनका जो होल्ड था, मुझे लगता है कि एक राजनीतिज्ञ के तौर पर महाराष्ट्र में उन्होंने अपनी बहुत बड़ा स्थान बनाया, क्योंकि वो शुगर की जो लॉबी है, या शुगर का जो फैक्ट्रीज है, या कोऑपरेटिव आंदोलन है, या सहकारिता बैंक है, इन तीनों पर उनकी बड़ी मजबूत पकड़ महाराष्ट्र में मानी जाती थी। और इन्हीं तीनों क्षेत्रों के बूते वो अपनी राजनीति भी करते रहे अजीत दादा पवार। और अजीत पवार के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो बैकरूम बॉय थे, वो मैन्यूवरिंग में ज्यादा
उनका यकीन था और सामने की राजनीति शरद पवार जी करते थे और संगठन में कैसे बैकरूम सारे रणनीतियां बनाई जाए वो अजित पवार आप मेरे सीनियर हैं, आपने कई मर्तबा उनसे बात की होगी और पत्रकार अक्सर जब किसी लीडर से बात करता है तो हमेशा एक बड़ी ब्रेकिंग जो है, एक बड़ी खबर वो जरूर जानना चाहता है। अजीत पवार ये हमेशा जानते थे, खासकर जब उनका चाचा से अलगाव हुआ उसके बाद हमेशा ये लगता था कि जरूर कोई दुख है जो निकलकर सामने आएगा, लेकिन उन्होंने इस मामले में अपने आप को टाइट लिप्ड रखा। कभी भी किसी तरह की कोई लूज टॉक अपने चाचा के लिए नहीं की। हमेशा ये कहते रहे कि मेरा रिश्ता उनके साथ हमेशा मजबूत था, है और रहेगा। मुझे भी वो इंटरव्यू याद है और हमेशा अहले सुबह इंटरव्यू देते थे वो। मतलब जब हम कहते थे कि सर आपका इंटरव्यू चाहिए तो कहते थे सुबह 7 बजे मैं मिल जाऊंगा। 7 बजे इसलिए मिल जाऊंगा क्योंकि 8 बजे उनको निकलना होता था। 7 बजे का फिक्स टाइम होता था। इनफैक्ट कई बारी तो कहते थे 6 बजे आप आ जाइए क्योंकि 3-4 और हमारे इंटरव्यूज लाइंड अप है। आनंद जी आप जानते होंगे, और यही चीज विवेक गुप्ता, रवि और नीरज, मेरे जो तीनों सहयोगी इस वक्त मौजूद है। विवेक गुप्ता बारामती के लिए निकल चुके हैं, महाराष्ट्र कवर करते हैं, आप जानते हैं। अभी आप रवि को सुन रहे थे, एक जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता अजीत दादा पवार के कैसे बिलख रहे थे, रो रहे थे, और नीरज शरद पवार के घर पे मौजूद हैं दिल्ली से। नीरज मैं आपके पास आऊं और रवि आपका रुख करूं उससे पहले विवेक, मुझे लगता है कि आज ये बहुत सदमे की खबर महाराष्ट्र के रिपोर्टर्स के लिए भी होगी, क्योंकि जिस तरीके का रिश्ता अजीत दादा के साथ रिपोर्टर्स का था वो बिल्कुल अलग। बिल्कुल सही कहा रूबिका आपने। देखिए बिल्कुल डिफरेंट रिलेशन थे अजीत पवार जी के साथ, और जो ये खबरें आई तो काफी ज्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि देखिए कल तक अजीत पवार मुंबई में थे, लोगों से मिल रहे थे। सुबह 8 बजे 8:10 में उनका शेड्यूल प्रोग्राम था कि वो अपने चार्टर प्लेन से बारामती की तरफ जाएंगे। आपको बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में निकाय चुनाव चल रहे हैं, जिला परिषद के चुनाव के अनाउंसमेंट हो चुके हैं। उसी के प्रचार के लिए तमाम बड़े नेता जो है अपने अपने इलाके में जा रहे थे। वही शेड्यूल था जिला परिषद के चुनाव के लिए। अजीत पवार, उनके बॉडीगार्ड, उनके प्रिय, विवेक उन्होंने म्हणजे असं कोण अजितदादा गेले अनेक वर्ष या महाराष्ट्राच्या राजकारणात नेतृत्व करत होते आणि अतिशय परखड स्पष्ट वक्तेपणा आणि प्रशासनावर असलेली त्यांची पकड आपण पाहिलेली आहे। प्रत्येक गोष्टीचा त्यांना बारीक अभ्यास करून बोलण्याची सवय होती आणि परखड स्पष्ट वक्तेपणा, निर्भीड, रोखठोक बोलणारे असले तरी सुद्धा त्याला चूक म्हणणारे असले तरी सुद्धा अतिशय मनाने ते निर्मळ होते। याचा अनुभव मी स्वतः घेतलेला आहे। त्यांच्यासोबत मी मंत्रिमंडळात देखील काम केलं। मी मुख्यमंत्री असताना त्यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून देखील काम केलं आणि जेव्हा मुख्यमंत्री मी असताना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना किंबहुना इतरही योजना जेव्हा आम्ही सुरू केल्या तेव्हा आर्थिक जे काही घडी आहे किंवा आर्थिक तरतूद जी आहे ती अतिशय उत्तमपणे त्यांनी त्यावेळेस केली आणि याचा अनुभव मला आहे। आणि एकदा करायचं ठरवलं की ते अजितदादा करायचे। करतो, बघतो, पाहतो असे शब्द त्यांच्या डिक्शनरीत नव्हते। व्हायचं असेल ते तात्काळ करायचे, नसेल त्याला नाही म्हणायचे। असा स्पष्ट वक्तेपणा या महाराष्ट्राने पाहिलेला आहे। मी असेन, मुख्यमंत्री देवेंद्रजी असतील, अजितदादा असतील, आम्ही टीम म्हणून काम केलं, टीम म्हणून काम करतो। आमच्या वेळाही कामाच्या वेगवेगळ्या, मी पहाटे उशिरापर्यंत काम करतो, अजितदादा पहाटे लवकर काम सुरू करतात, देवेंद्रजी दिवसभर काम करतात। आणि अजितदादांनी 6-6 वाजता देखील अपॉइंटमेंट दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी पाहिलेल्या आहेत। अतिशय वेळेचं महत्त्व
आणि वेळेचं भान ठेवणारा नेता हरपलेला आहे. खरं म्हणजे काल परवाच आमची एका कार्यक्रमामध्ये भेट झाली. सरन्यायाधीश आपले भारताचे मुंबईत आले होते आणि ते येण्यापूर्वी आम्ही तिथंच एका चेंबरमध्ये बसलो होतो आणि त्यावेळेस झालेल्या चर्चा, गप्पा गोष्टी, आजही सकाळी जेव्हा मला त्यांची ही घटना कळली तेव्हा तेच समोर त्याच आठवणी काल परवाच्या येऊ लागल्या. खरं म्हणजे माझ्यापेक्षा ते राजकारणात देखील अनुभवी नेते, गेल्या अनेक वर्षापासूनचा त्यांचा अनुभव, वयाने देखील माझ्यापेक्षा ते मोठे होते माझ्या आणि अनुभवाने देखील. आणि म्हणून त्यांना राज्यातल्या अनेक विषयांचा गाढा अभ्यास होता. अनेक विभाग त्यांनी हाताळले होते. त्याचा राज्याला फायदा होत होता. मंत्रिमंडळात देखील ज्यावेळेस काही विषय यायचे त्यावेळेस आपल्या राज्याची आर्थिक परिस्थिती अशी आहे, आपल्याला सर्वांना काटकसर करावी लागेल, अशी अगदी निर्भीडपणे सांगणारे अजितदादा देखील आम्ही अनुभवलेत. शिस्तीचा नेता म्हणूनही आम्ही अनुभवलेला आहे. आणि त्यामुळे त्यांच्या जाण्याने फक्त पवार कुटुंबियांचंच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्राचं न भरून येणारं नुकसान झालेलं आहे. आणि माझ्यापेक्षा वयाने मोठे असल्यामुळे एक जी काय आमची गेल्या अनेक वर्षापासूनची जवळीक निर्माण झाली होती, त्यामुळे राजकारणातले आम्ही तिघजण एक टीम म्हणून काम करत असलो तरीसुद्धा एक मोठा भाऊ हरपल्याची, गेल्याची भावना देखील, दुःख देखील माझ्या मनामध्ये आहे. आणि मी त्यांना भावपूर्ण आदरांजली अर्पित करीत असतानाच मनामध्ये फार दुःखाच्या भावना आहेत. त्यांचं कुटुंब हे दुःख पचवण्याची क्षमता, डोंगरा एवढं दुःख आहे, ही क्षमता ईश्वराने त्यांना प्रदान करावी. कुटुंबाचंच नाही, संपूर्ण महाराष्ट्र झालेले नुकसान. हा, मी आणि मुख्यमंत्री देखील आम्ही जातो आहे. आमचे सहकारी आमच्यातून गेलेत, त्याचं दुःख आहे. म्हणजे सभा होत्या त्याही आज आम्ही रद्द केलेल्या आहे. सर, एक विचार असं वाटतं की तुम्ही आता उल्लेख केला की 2 दिवसांपूर्वी त्यांच्या जवळपास 1-1.5 तास तुम्ही बसलेले होतात, दोघंच खूप गप्पा झाल्या त्या चेंबरमध्ये. असं काही एक त्यांच्या किंवा मंत्रिमंडळात देखील असताना अशी काही त्यांची इच्छा, एखादी योजना किंवा एखादं त्यांना करायचं होतं की तुमच्याशी त्यांनी शेअर केली, आपण हे करूया मिळून महाराष्ट्रासाठी, असं काही? नाही, आम्ही आतापर्यंत एकत्र जेव्हा तेही उपमुख्यमंत्री होते तेव्हा मी मंत्रिमंडळात होतो. मी मुख्यमंत्री असतानाही उपमुख्यमंत्री होते. आता देवेंद्रजी मुख्यमंत्री आहेत. आम्ही जे काही निर्णय आम्ही घ्यायचो ते निर्णय मिळूनच घ्यायचो. आणि मग एकदा एखादी सूचना आली की मग त्याला तिघांनी बळ देऊन ते पूर्ण करायचं. अजितदादा देखील एकदा कधी असंही म्हणायचे की आपली आर्थिक आपली जी काही अर्थव्यवस्था महाराष्ट्राची आहे, काही नवीन योजना केल्यामुळे आपल्याला काटकसर करावी लागेल, पण जेव्हा काही निर्णय आपल्याला घ्यावेच लागतील त्यावेळेस मात्र ते मागे हटत नव्हते. आणि याचा अनुभव देखील आम्ही घेतलेला आहे. न भरून निघणारी पोकळी सातारा असेल, पश्चिम महाराष्ट्र या ठिकाणी देखील कशा प्रकारची तुम्ही पोकळी भरून काढणार आहे? नाही, यामध्ये साताराच नाही आहे तर त्यांचं जे असलेलं जे काही अनुभव आहे हा महाराष्ट्रासाठी होता. त्यांनी प्रतिनिधित्व केल्यामुळे मला वाटतं फार मोठं नुकसान झालेलं आहे, न भरून येणार. शेवटचा प्रश्न, जे काय जसा हा जो विमान अपघात झाला ज्या प्रकारे, काय वाटतं याची चौकशी व्हायला हवी आणि येणाऱ्या काळामध्ये असे अपघात होऊ नयेत, त्यामुळे बिलकुल याची शेवटी
आमच्या सहकार्याचा जीव याच्यामध्ये गेला आहे. 6 लोक मृत्युमुखी पडलेले आहेत. त्यामुळे या विमान अपघाताची चौकशी नक्कीच व्हायला पाहिजे, नक्कीच होईल. कारण यापुढे देखील अशा प्रकारचे अपघात होता कामा नये, यासाठी हे गरजेचं आहे आणि त्यासाठी त्याची चौकशी देखील होईल.